MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों जानते हैं कि भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है? हर दौर में कुछ गद्दार, कुछ जयचंद, कुछ शकुनी रहे हैं। यह हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहे हैं। देश के दुश्मनों से यह हाथ मिलाते रहे और हमारे ही किले को कमजोर करते रहे। ये वो लोग हैं जो दुश्मन के लिए अपने किले के दरवाजे खोलने का काम करते आए हैं। दोस्तों एक गैंग है जो ये अपराध करती है और दूसरी गैंग है जो इनके लिए माहौल बनाने का काम करती है। वो माहौल बनाने वाली गैंग बिलबिलाने लगी है दोस्तों, वो फड़फड़ाने लगे हैं। एक एक बात आपको सुनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, क्यों यह कह रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री CCS की मीटिंग करने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग के तुरंत बाद एक CCS की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह मीटिंग बहुत कम बुलाई जाती है, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब इस देश में कुछ बड़ा हो जाए, रक्षा से जुड़ी हुई कोई बड़ी बात हो जाए और इसीलिए आतंकी सुरक्षा या कोई सुरक्षा संकट खड़ा हो, तब यह CCS की मीटिंग बुलाई जाती है। और आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उससे ठीक पहले यह CCS की मीटिंग हुई थी और इसमें जो तय हुआ उसको एग्जीक्यूट हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया और परिणाम क्या हुआ यह पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है दिल्ली वाला धमाका। और दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके कनेक्शन केवल डॉक्टर्स से जुड़े हैं क्या? यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ यह डॉक्टर्स से जुड़े हुए कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन मौलाना से जुड़े हुए हैं। और इनकी तस्वीर भी देखिए और इनके डिटेल भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो मौलाना है, पहला शोपियां से इसकी जो है शुरुआत हुई है। शोपियां से एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसका नाम है इरफान अहमद। यह जो इरफान अहमद है, यह अपने पास 5-5 मोबाइल रखे हुए था। ये आपको जब तालीम देते हैं तो बताते हैं कि ये टीवी से दूर रहिए, ये मोबाइल से दूर रहिए, ये ठीक नहीं है। इसके पास 5-5 मोबाइल थे और ये मस्जिद में इमाम था। मौलाना इसका नाम है इरफान। और ये भी आपको बताएं कि डॉक्टर जो ये कट्टरपंथी बने हैं, इनको कट्टरपंथ की शिक्षा देने वाला यही शख्स था जिसका नाम इरफान अहमद है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, एक और मौलाना गिरफ्तार हुआ और वो मौलाना जिसका नाम हम बता रहे हैं वो है मेवात का मौलाना इश्तियाक। उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके क्या कामकाज थे ये भी दर्शकों आपको पता होगा और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो भंडार है बारूद का, उसको कहां पर स्टोर करना है, कहां पर इकट्ठा करना है, उसके लिए घर कैसे मिलेगा, मकान कैसे मिलेगा। लोग पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे इकट्ठा हो गया। ये इस इकोसिस्टम से इकट्ठा हो गया जिसमें डॉक्टर भी मौजूद थे और वो मौलाना इश्तियाक भी मौजूद था जिस मौलाना ने ये घर किराए पर दिलाए थे, घर किराए पर लिए थे। और ये भी इसी चेन का हिस्सा है। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और आपको ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि जब जब बड़े धमाके होते हैं तो क्यों कोई ना कोई मौलाना पकड़ में आ जाता है। मैं आपको पिछले कुछ केस बताना चाहता हूं और वो डिटेल आपको बताना चाहता हूं कि पुराने ब्लास्ट से मौलाना का कनेक्शन क्या रहा। वो भी एक एक तस्वीर मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। वाराणसी में बम धमाका हुआ दोस्तों, आपको याद है वो 7 मार्च 2006 तारीख, मुंबई में 26/11 का हमला हुआ। ये नाम साथ साथ आप पढ़ते जाइए। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, पुलवामा वाला हमला। कोई ना कोई एक शख्स जो कहीं इमाम है, कहीं मौलाना है,
वो इनके साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये क्यों होता है? केवल इत्तेफाक भर है क्या? अगर इत्तेफाक है तो ये दो मौलाना इस रैकेट में क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इनका प्लान ये छोटा मोटा नहीं था। जो वारदात हुई है वो भी छोटी नहीं है, लेकिन यह प्लान जो है बहुत बड़ा था और बड़ी तारीखें निर्धारित की गई थी। तारीख थी 26 जनवरी, जब इनको अटैक करना था। जब जांच एजेंसियां मुजम्मिल से पूछताछ कर रही हैं तो यह पता चला है कि दिल्ली की रैकी करने के लिए मुजम्मिल कई बार आया था। यह वो डॉक्टर मुजम्मिल है जिसने दिल्ली की रैकी की और ब्लास्ट का प्लान था 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने का। इसने पिछले साल जनवरी में आकर रैकी की थी कि सुरक्षा किस तरह की हो जाती है जनवरी के महीने में, क्योंकि जाहिर है कि जनवरी में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो यह प्लानिंग इनकी थी, लेकिन प्लानिंग सिर्फ इतनी भर नहीं थी कि 26 जनवरी। एक और जो गिरफ्तार हुई है, जिसको कहा जा रहा है कि वो जैशे मोहम्मद की जो महिला यूनिट है, महिला विंग है, उसकी इंडिया हेड है, उसका नाम है शाहीन, डॉक्टर शाहीन। इसने पूछताछ में यह बताया है कि सिर्फ लाल किला नहीं, हमारे जो प्राइड है, हमारा जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति के बड़े स्थल हैं, उनको टारगेट पर रखा गया था। टारगेट पर क्या था? उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिर, बड़े धार्मिक स्थल, और उनमें नाम लिया गया अयोध्या और काशी का। अयोध्या और काशी इनके टारगेट पर थे और इसीलिए ये 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे। ये बड़े निशाने थे इनके और ये इनके मंसूबे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो बस्ट कर दिया है हमारी एजेंसियों ने। इसके अलावा इनके सबके जो तार जुड़ रहे हैं वो एक ऐसी बला से जुड़ रहे हैं जिसका नाम ही अल-फलाह है। ये अल-फलाह क्या बला है, मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों। ये अल-फलाह एक यूनिवर्सिटी है। कहने में अच्छा नहीं लगता कि शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इस शिक्षा के मंदिर के अंदर क्या चल रहा था वो कनेक्शंस में आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। ये जो डॉक्टर आदिल है, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है, ये जो डॉक्टर शाहीन है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, डॉक्टर परवेज, एक ये डॉक्टर उमर नबी, एक मौलाना इश्तियाक, ये कहां से जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से और इसके मेडिकल डिपार्टमेंट से। यह भी दर्शकों जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो उमर की कार थी और उमर की यह कार यहां पर कई दिनों से पार्क थी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। तो ये बला क्या है यह भी हम आपको समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि किला गिरता तब है, किला हमारा डैमेज होता तब है जब अंदर से कोई दरवाजे खोलने वाला खड़ा हो। आज भी कुछ यही हो रहा है। कुछ नेताओं की मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उनके बयान भी सुनाऊंगा। और ये जो अबू आजमी हैं, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से। कौन सा जुल्म है भाई? आपको कश्मीर में डॉक्टर की नौकरी मिलती है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वहां के रेजिडेंट है। इसके बाद आपको दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, राजधानी के नजदीक, आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर की, एक प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। कौन सी नाइंसाफी है? कौन सा जुल्म है जो इनके ऊपर हो रहा है जिसकी कोख से ये आतंकवादी पैदा हो रहे हैं? वारिस पठान कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वारिस पठान, अगर यह बात मान भी लूं तब भी सवाल यह है कि जो आतंकवादी आते हैं वो क्यों धर्म पूछ पूछ कर किसी की जान लेते हैं? क्यों कलमा पढ़वा पढ़वा कर चेक करते हैं कि कौन किस धर्म का है? वो क्यों चीख चीख कर अपना धर्म बताना चाहते हैं अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? उनके नमाजे जनाजा में कितने लोग इकट्ठे होते हैं और जो मौलाना यहां आकर यह कहते हैं कि भाई किसी की जान लेने वाला तो शैतान है, उन्हीं में से 4 पहुंचते हैं, वो नमाजे जनाजा भी पढ़वाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि जो मरा है वो दोजख में नहीं जन्नत जाना चाहिए। इस बात की दुआएं पढ़ी जाती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती एक बात कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पूरे मामले की साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, परिवारों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ यह आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कहां का रहने वाला है। अभी तो पूछताछ गहन शुरू होगी
लेकिन मुझे बताइए कि कोई आतंकी या जिसका कनेक्शन हो उससे आप यह पूछिए कि भैया बता दीजिए, बाबू बता दीजिए, मेरे दोस्त बता दीजिए कि आपका किससे कनेक्शन है, वो बता देगा क्या? वो बता देगा क्या? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कवर फायर देने वाले क्यों एक्टिव हुए भाई, और ये आतंक को कवर फायर कब तक देते रहेंगे? सीधा सवाल है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, इसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। आदर्शों की शिक्षा नीति में मानवता पढ़ाने की आवश्यकता। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। और इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की भी जरूरत नहीं है। सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात। मैं उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन जल्द अज जल्द होगी और साफ सुथरी होगी। कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उनका मकसद एक ही होता है, दहशतगर्द फैलाना। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बदतमीजी नाइंसाफी है और जो है ये इनकी नाकामयाबी है। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान हैं जो कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ नाहिद लारी खान इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतीकुर रहमान जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले नाहिद लारी खान जी, सवाल आपसे ही है और बहुत सीधा है। आपके नेता हैं अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि भाई जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है, आतंकवादी खड़े होते हैं। ये किस जुल्म और किस नाइंसाफी की बात कर रहे हैं? और इनमें से जितने लोग पकड़े गए हैं इस मॉड्यूल से जुड़े हुए, किसके साथ आपको लग रहा है कि भाई नाइंसाफी हो गई इसलिए ये आतंक के साथ और ये ढेर सारा विस्फोटक जखीरा जुटाने में लग गए? नाहिद लारी खान। देखिए श्री राम मोहन शर्मा जी, देखिए जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और ये आतंकी हमला हुआ है बहुत ही दुखद है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। हम बहुत दुखी हैं, हम सब देशवासी बहुत दुखी हैं, समाजवादी पार्टी दुखी है, हम सब देशवासी दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में जो मृतक है उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि घायलों के जल्द से जल्द अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा सा इलाज कराया जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। देखिए ये जो भयावह घटना हुई है इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भूटान से जो भाषण दिया उसमें स्पष्ट कहा कि जो दोषी है, जो साजिश करता, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस बात से मैं बिल्कुल हम सब सहमत हैं। और हमारी तो बल्कि सरकार से ये मांग है कि जो भी लोग पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए या अविलंब जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए उनको अविलंब पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनके चार्जशीट हो और ट्रायल कोर्ट में पेश हो। और गृह मंत्रालय से हमारी मांग है कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कर इन सब दोषियों के खिलाफ आप सवाल पे नहीं आ रहे और उनको भाई। ये तो जितनी बातें आपने कही इस देश का कौन सा नागरिक ये नहीं चाहता। आप मेरी बात सुने, मेरे पॉइंट पाइए। आपके नेता कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूं, वो इस केस में भी किसी पक्ष में सिंपैथाइजर बनकर खड़े हो रहे हैं। आप इस तरह की बातें मत करें। किस तरह की बातें करें? अबू आजमी की तरह बोलने लगूं क्या? ये सब आप लोग नहीं, मैंने ये सब नहीं सुना उनके द्वारा कहा गया।
और देखिए मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। आप बराए मेहरबानी, इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत गंभीर विषय है, पूरा देश आक्रोशित है। इसीलिए तो ये सवाल है नाहिद लारी खान, मैं ये सवाल नहीं पूछता आपसे, मैं ये सवाल नहीं पूछता, इतना गंभीर विषय नहीं होता। नहीं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं ये जो इफ एंड बट वाला सिस्टम है, ये जो इफ एंड बट वाला सिस्टम है, ये किसी और विषय पर आ सकता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूं। दिल्ली धमाके पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा से एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार मिल गई है। इसको तलाशा जा रहा था। खंडावली गांव के फार्म हाउस से यह लाल कार बरामद हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने यह लाल रंग की कार बरामद की है और इसके बारे में डिटेल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये खंडावली गांव के पास यह कार खड़ी हुई थी, जिसको आप देख पा रहे हैं। ये फास्टैग का रिचार्ज है जो किया था। इसमें आप देखिए उमर नबी ने, वही शख्स जो पहली सफेद कार लेकर आया था, और ये लाल रंग की जो कार है इको स्पोर्ट, इसको ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था। अब ये मिल गई है, थोड़ी राहत की बात है। लेकिन नाहिद लारी खान, अगर ये इतना गंभीर विषय है तो ऐसी ओछी और ऐसी सतही बातें आपके नेता क्यों कर रहे हैं? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। अब आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। यह गंभीर मुद्दा है, यह गंभीर मुद्दा है। आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं जो अहम बात कह रही हूं कि गृह मंत्रालय माननीय ट्रायल कोर्ट से अपील करे और निवेदन करे कि 1 महीने में सख्त इस पे ट्रायल करके सख्त कार्रवाई और सजाए मौत दी जाए इन शैतानों को। तब जाके भविष्य में जो आतंकी है इन लोग के हौसले पस्त होंगे, तभी पस्त होंगे हौसले, और देशवासियों का भी विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा माननीय न्यायालय। नहीं, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई निर्दोषों को जेल में डाल देते हैं। हमला हुआ, ये लाल किला, निर्दोषों को जेल में डाल देते हैं कार्रवाई के नाम पे। मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, ये सब आपका चैनल कह रहा है, ये आपका चैनल। अबू आजमी की बात अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सुन लीजिए, हर जगह अवेलेबल है। अगर आपने माननीय अखिलेश यादव जी का आज, अगर आपने जो अगर आप अबू आजमी की बात सुनकर नहीं आई तो प्लीज सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि राधिका खेड़ा तब तक जवाब दें जब तक आपने सुना ही नहीं, तो जवाब कैसे देंगे? जवाब कैसे देंगे? अभी आप सुन लीजिए, आपके पास टाइम है। राधिका खेड़ा, आप सवाल भी उठाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने बात नहीं सुनी, उससे बात खत्म नहीं हो जाती। मैडम, आप इस तरह नहीं कर सकते। मैंने श्री राम जी, नहीं, आप इस तरह से ना मिसबिहेव करिए। आपने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आपका चैनल पीछे है और आपका चैनल स्लो है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है, सारी बातें इस मामले को लेकर स्पष्ट किए, वही पार्टी का बयान है। अगर आपका चैनल स्लो है, अगर आपका चैनल नहीं जानता, हमारा चैनल स्लो है, अगर आप और आपका नेटवर्क इतना स्लो है कि आप महाराष्ट्र के एक सबसे बड़े नेता की समाजवादी पार्टी के वो बयान तक नहीं सुन पा रहे। हमारा चैनल स्लो है कि आपका नेटवर्क स्लो। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है क्या? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना? अगर प्रवक्ता है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस नेता ने क्या कहा। और आप बता रहे हैं कि फिर कहेंगे कि आपके चैनल का बयान है। मैं कह रहा हूं कि आप खुद जाके सुन लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप सुनाइए ना बयान। मैंने सुनाया है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं टाइम जाया नहीं करूंगा इस पर। मैंने सुनाया है। राधिका खेड़ा, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल। अभी बता देते हैं आपको कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अभी सब बता देता हूं मैं आपको, अभी सब बता देता हूं। राधिका खेड़ा, आप दिखाइए। अगर राधिका खेड़ा मेरी आवाज आपको आ रही हो, मुझे लगता है कि म्यूट किया हुआ है राधिका जी आपने। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ये प्रॉब्लम क्या है इस वक्त सिस्टम की, ये समझिए आप। महबूबा मुफ्ती, वारिस पठान, अबू आजमी, और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए, पता नहीं कौन कौन आकर निकलेगा। राधिका खेड़ा, लगता है राधिका जी आप तक आवाज आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज जा रही है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, आपको इन कराना चाहता हूं। विक्रम सिंह, ये महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया, बहुत ही साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। एजेंसियों पे संदेह है क्या? एजेंसियों पे शक है क्या? जो परिवार वाले हैं उनसे सख्ती ना करें तो क्या वो हलवा पूड़ी बांट के बता देंगे कि कौन कहां पर जाता था, किसका क्या कनेक्शन था? क्या कहते हैं विक्रम जी आप? जी नमस्कार। जैसे हम राजनीतिक मित्रों को मशवरा नहीं देते हैं कि आप बूथ पे किसको रखें किसको न रखें, झंडा कहां लगा न लगाएं, बराए करम जो आपका काम है आप करें, इन्वेस्टिगेशन वालों को इन्वेस्टिगेशन करने दें। जिंदगी बीत जाती है और इन्वेस्टिगेशन का अलिफ बे नहीं आता है।
पूरी जिंदगी बीत जाती है जी। वो अपना काम करने दे। ये गलतफहमी आपको कैसे होगी कि काला चश्मा लगा के बैठ गई हैं मोहतरमा और आप कह रहे हैं कि जुल्म ना हो। आप क्या समझते हैं कि जो फैमिली वाले हैं उनसे पूछताछ नहीं की जाए? पूछताछ जो भी जिनसे आपके यहाँ गए हैं, जो आपके यहाँ आए हैं, फैमिली वाले हैं, उनके पूरी एक तरीके से जैसे कोविड इन्फेक्शन होता है, चरमपंथी गतिविधियों में एक एक चीज को खंगाला जाता है और उसमें मशवरा आसान और मुफीद अपने पास रखें, आपके काम आएगा। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, आपने देखा सब, चाहे अबू आजमी साहब हो, चाहे वारिस पठान हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, कवर फायर देने में बखूबी। एक ने भी इसकी जो डेथ हुई है उसके बारे में खंडन नहीं कहा। यह कहा जिहादी माइंडसेट के लोगों को सूली पे चढ़ा दो। आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपके गले में वो बात अटक जाएगी, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। खैर, देश मोहताज भी नहीं है आपकी ये बेपेंदी के लोटे वाली सहानुभूति का। और अभी इंग्लैंड से एक पत्रकार लोग आए थे, उन्होंने ये कहा उन्हीं की तरह बातों में कि हमारी जेलों में ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनका अनुपात ज्यादा है। उनका ये भारत ही में नहीं, आपके मुल्क में भी वही है, जर्मनी में भी वही है, अमेरिका में भी वही है। तो जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछिए आखिर कारण क्या है कि जिहादी माइंडसेट जहां जाता है, अब वहां तो बीजेपी आरएसएस है नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो है नहीं, कनाडा में तो है नहीं। अगर अनुपात से ज्यादा अगर वहां जेल में है तो या खुद अंतर मंथन कीजिए। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की तरह होता है। मौलाना साजिद रशीदी, ये सीधा सवाल विक्रम सिंह जी का मेरे ख्याल है कि आपके लिए है कि भाई हर जगह संघ, हर जगह बीजेपी नहीं है ना, लेकिन यह विचार तो हर जगह है कि भाई इसके नाम पर आतंक फैलाना है। देखिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं बिला वजह टाइम ज़ाय नहीं करना चाहता, ठीक है, कि भाई उस पर टाइम ज़ाय किया जाए जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हादसा हुआ है, जितने लोग इसमें मरे हैं, सबसे पहले तो उनके साथ सहानुभूति हमारी पूरी। जो लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, आज प्रधानमंत्री भी मिलने गए, हमें भी दुख है, हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तीसरी और बड़ी बात, विक्रम सिंह जी मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं विक्रम सिंह जी का। सवाल ये है कि ये जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है, ये 1.5 साल पहले देवेंद्र नाम के आदमी को गाड़ी बेच दी गई और 1.5 साल से देवेंद्र नाम का आदमी गाड़ी चला रहा है, देवेंद्र सिंह, लेकिन नाम इसमें फर्स्ट ओनर सलमान का आ रहा है। और सारी मीडिया इस बात को कहने पर तुली है कि सलमान आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं विक्रम सिंह जी से, ये किसने कहा सर? अगर मेरे पास कौन सी मीडिया ने आपको कहा और किस मीडिया को आप जो है देख रहे हैं? बात पूरी होने दो। मैं हमने पहले ये बताइए, आप आरोप लगा देंगे और चले जाएंगे, ये नहीं। पूरी होने दो। सलमान को बात पूरी होने दो। किसने कहा कि मेरा आपसे पहली भेंट है, आप चुप रहिए, पहले बात पूरी करनी। मेरी आपसे कई दफा भेंट हो चुकी है, मुझे पूरी बात करनी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप झूठ के लिए पहले बोलने दीजिए। हमने कहा कि ये डॉक्टर उमर है। ये क्या तरीका है बीच में बोलने का? ये तरीका ये है कि आप नहीं करने दे रहे हो, की बात उधर मत जोड़िए। क्या बार-बार बीच में बोलते हो? कि ये कार उमर के पास, बात पूरी करने दो पहले। हमने कहा कि ये कार उमर के पास थी। हमने ये कहा कि ये कार उमर के पास थी, उमर के पास। मुझे पहले बात पूरी करने दो। जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, उसका नाम लेने में परहेज है क्या? बताइए ना, फिर पूरी बात बताइए। मुझे पहले बात पूरी करने दो। तो पूरी बात तो तब करेंगे ना जब सिलसिले में करेंगे। मौलाना जी आप बोलते रहो, बोलिए। फिर देवेंद्र के बाद उमर के पास आई, ये क्यों नहीं बताते हैं? बीच में ही खत्म कर देंगे क्या? करने दो, बीच में सिलसिला बताइए। हाँ, अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बोलिए। मौलाना क्या तरीका आगे आपका? बोलिए, आगे बोलिए। विक्रम सिंह जी बोले, आप बिल्कुल खामोश बैठे रहे, एक बार आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उनसे। कौन सा फैक्ट गलत है विक्रम सिंह जी का जिस पे टोक दूं? में घुसते रहे, मैं आया। मौलाना साजिद रशीदी, टोकूंगा वहां ना जहां फैक्ट गलत होगा। आपने 2 नाम लिए, तीसरा लिया ही नहीं, जिसने धमाका किया। भाई तुम्हें तो बीमारी है बोलने की, बोलो। अगर आपको तथ्य सुनना गलत लगता है तो मैं बोलूंगा, बार-बार बोलूंगा। अगर आपको बोलना है तो प्लीज बोलिए, मैं खामोश हूं।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कहीं भी धमाका होता है तो तमाम मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है मेरे भाई? मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, सुनिए। जितने भी आईएसआई के साथ में लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं। इस पर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता इस पर। मेरे पास पूरी लिस्ट है, कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। क्यों बात नहीं करते उस पर? बस मुसलमान का नाम आ जाए कहीं से भी, आपको मसाला मिल जाता है टीवी वालों को, और गाने बजाने लगते हैं आप लोग। मसाला? ये जो चौथा स्तंभ किसके है, डिफेंस में खड़े हैं मौलाना? चौथा स्तंभ टूट गया क्या? आप किसके डिफेंस में खड़े हैं मौलाना? आपने जर्नलिज्म को भुला दिया क्या? आप किसके डिफेंस में खड़े हैं मौलाना? कहीं जंगल से आपको मालूम है जर्नलिज्म? आप किसकी वकालत कर रहे हैं? यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। आप किसकी वकालत में खड़े? मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं जी। जो आदमी झूठ बोल रहा है टीवी पे बैठ के, क्या झूठ है? जो आदमी मुसलमान को, अच्छा ये बताइए, आपके पास गूगल की लिस्ट है? आपके पास लिस्ट है जहां से आप निकाल के लाए? बताइए 10 धमाके इस देश के जो हिंदुओं ने किए हों, बताइए 10 धमाके। हाँ मेरे पास लिस्ट है। हाँ बताइए 10 धमाके जो हिंदुओं ने किए। मेरे पास लिस्ट बताइए। है, ये आप देखिए ऑन ईयर है, आप चले जाइए। तो बताइए ना कि धमाका किसने किया और कहां पे किया, कौन से केस से जुड़ा? मैं तो 10 केस यूं ही गिना सकता हूं, ऐसे ऐसे एआई से सर्च कर लीजिए। लेकिन आप डिफेंस कर रहे हो सब जगह से, और जिसने भी किया जो आईएसआई का सपोर्टर है वो हमारे लिए देशद्रोही है। प्रॉब्लम यह है कि आप ये कहना नहीं चाहते। उस पर कोई बात नहीं करता मेरे भाई। क्या कह रहा हूं? जो भी आईएसआई का सपोर्टर है या आईएसआई का यहां पर काम कर रहा है एजेंट बनकर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए देशद्रोही है। कभी इस पर डिबेट रखी। और प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए रिपब्लिक भारत ये करने वाले भी आपको लगता है कि टारगेट कर दिए गए हैं आईएसआई के साथ। अगर आपके पास 80 नाम है, मैंने चलिए मान लिया मौलाना रशीदी, अगर 80 नाम है तो किसी ने कहा कि उनको जबरन फंसा दिया है, किसी ने यह कहा कि उनको जबरन फंसा दिया है आईएसआई के साथ। अरे 80 नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसी शख्स ने यह कहा कि ये 80 नाम आपने जबरन फंसा दिए? 80%। अगर मैं 80% मानूं, बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बात क्या कह रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, 80% लोग, अगर 80% लोग हैं, अगर आपको ऐसा है, आपके पास वो लिस्ट है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी ने कहा उन 80% की तरफ से वकालत करते हुए कि इनको जबरन फंसा दिया है। आप मोबाइल नंबर दीजिए, इनको जबरन फंसा दिया है। ये जो जबरन फंसा दिया है कि लैंग्वेज है आपकी कि मुसलमान का नाम दिख गया तो आप चैनल पे चलाएंगे उसको। अरे जबरन नहीं फंसा दिया है। ये कौन है डॉक्टर उमर, ये कौन है आदिल, ये कौन है शाहीन, ये कौन है परवेज, ये कौन है उमर नबी, जिनका आप नाम तक नहीं ले रहे? कहता हूं, सुनिए, मैंने सुन लिया आपकी बात। राधिका खेड़ा जी के पास में जाऊंगा और आपके पास वापस आऊंगा लौट के। थोड़ा सा आप दिमाग ठंडा कीजिए और लाइन पे आने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे। राधिका खेड़ा, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? क्या चौराहे पर इंटेलिजेंस की टीम बिठानी पड़ेगी तो सॉल्यूशन निकलेगा? डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, डॉक्टर आदिल अहमद राठौर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर आरिफ निसार, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर मसूद अहमद, डॉक्टर जमीर अहमद अहंगर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, डॉक्टर आदिल अहमद राठौर के बाद मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहंगर, आरिफ निसार, यासिर अशरफ, मकसूद अहमद, सलमान नदीम। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम इस बात में है कि जब तक ऐसे बयान आएंगे कि रोटी रोजगार दिया होता तो आज ये दिन नहीं देख रहा होता। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, जो मैंने नाम गिनवाए हैं उसमें 8 MBBS डॉक्टर हैं और कई तो ऐसे हैं जिनको महीने के 4 से 5 लाख रुपए तनख्वाह सिर्फ डॉक्टरगिरी करने के लिए हिंदुओं के अस्पताल में मिल रही थी। तो रोजगार भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है। फिर प्रॉब्लम वहां पे है जब ये बोला जाता है जुल्म और नाइंसाफी होती है अबू आजमी के जरिए, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी जो लोगों पर हो रही है जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया तब तकलीफ नहीं दिखती। प्रॉब्लम उस मानसिकता में है जो इन लोगों को खून बताती है अपनी वोट बैंक के लिए कश्मीर में बैठ के। प्रॉब्लम उस मानसिकता में है जो ये कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए था, अस्पताल बनाना चाहिए था। किसने कहा ये आपको याद है ना? राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए था, राम मंदिर बना, अस्पताल भी बना, स्कूल भी बना, कॉलेज भी बना। हम अपने लोगों को, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, सबको रोटी रोजगार पढ़ाई सबका बराबर हक देते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप जितना इस बात को छुपा ले, मैंने इनके लिए पूरे नाम इसलिए गिनवाए, 80 नाम, 80% 80 नाम क्या कह के ये एक नाम नहीं गिनवा पाए, मैंने लिस्ट पूरी गिनवा दी।
बात नाम की नहीं है, सवाल की नहीं है। कब तक आप लोग इन लोगों को बचाते रहेंगे? बोलिए हाँ, ये है गुनहगार, ये इंसानियत के गुनहगार है। इन लोगों ने पूरे दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया। और ये बात कर रहे थे गाड़ी किसको भेजी, गाड़ी किसको भेजी? सलमान ने नदीम को भेजी, नदीम ने सलमान को भेजी, घूम फिर के वापस कहां आई मौलाना साहब, ये सब जानते हैं। क्यों छुपा रहे हैं इस बात को? एक्सेप्ट करिए ना। कब तक ऐसे करते रहेंगे? कितने और लोगों की आपने जान लेनी है? क्या आप भूल रहे हैं कि पढ़ के सुनाइए, हम पढ़ के बताइए। आप लोगों के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल रहे थे। अतीकुर रहमान साहब को मैं इन कराना चाहता हूं। ये जो आपने 80% नामों की अतीकुर रहमान खाली ग्रोक और चैट जीपीटी में लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए, किसी ने बोला हो कि हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए? किसी ने बोला हो कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के दिखाइए? अतीकुर रहमान आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अतीकुर रहमान, जब समस्या आपके सामने हो और समस्या नई शक्ल में आपके सामने आ रही हो, तब उसके इलाज की तरफ जाएंगे, जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत करेंगे, या उसमें भी इफेन बट लगा देंगे कि भाई बहुत साफ सुथरा करें, जो भी करें? आप ये जानते हैं कि जब जांच होती है तो 1, 2, 4 लोग इधर उधर के भी आ जाते हैं। इसमें किसी भी जांच की बात कर रहा हूं मैं। जब बड़े केसेस की होती है तो 10 लोग जब पूछताछ करेंगे तो 2 लोग पकड़े जाएंगे या 1 भी नहीं पकड़ा जाएगा, उनको खाली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तब भी उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि भाई जांच एजेंसियां बहुत साफ सुथरा संभल के, परिवार को संभाल के ये सब करें। क्या ये ठीक बात है? शर्मा जी, ये जिन दहशतगर्दों ने काम किया है, ये सिर्फ ना इंसानियत के दुश्मन है, लेकिन अल्लाह इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा। और इनको जो सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, दहशतगर्दी की तरफ ढकेलने वाले हैं, ये खुद क्योंकि डॉक्टर हैं, खुद समझदार हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं टेररिज्म को लेकर, ये अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता है। मासूमों की जान लेना, अपनी खुद की जान लेना, इस तरह से लोगों को डराना आपका कोई बहाना बनता ही नहीं है। कोई विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स आपके साथ अल्लाह बहुत सख्ती से पेश आएगा। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। किसी तरह से भी दहशतगर्दी की इजाज़त दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी ठीक है, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि दीन इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर ये बताइए फैज़ खान साहब, ये क्यों हो रहा है फिर, और किस लिए हो रहा है? ये जुल्म ज्यादती का जवाब है? नहीं, मुझे ये बताइए, ये जुल्म और ज्यादती का जवाब है, इसलिए हो रहा है? ये फंडिंग के लिए हो रहा है? ये क्यों फट जाना चाहते हैं लोग कि अपने चीथड़े उड़ा देंगे लेकिन तहस नहस कर देंगे हिंदुस्तान को? ये किस सोच के तहत हो रहा है फिर? और जो समझाने वाले हैं, वो समझाने वाले भी उनको समझाते नहीं है समय से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। राम मोहन शर्मा भैया, ये थ्योरी बिल्कुल भी गलत है कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है इसलिए आतंकवाद फैलता है। आप मुझे बताइए, 712 को मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके साथ क्या जुल्म हुआ था? महमूद गजनवी के साथ क्या जुल्म हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ क्या जुल्म हुआ था? नादिर शाह के साथ क्या जुल्म हुआ था? बाबर के साथ क्या जुल्म हुआ था? औरंगजेब के साथ क्या जुल्म हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या जुल्म हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना मोस्ट एजुकेटेड और धनवान व्यक्ति था, और ये सब के नाम मैंने गिना है, वो सब किंग थे, इनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ था, फिर भी ये सारे आतंकवादी थे, क्योंकि ये लोग इस्लाम और मुसलमान का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए करते हैं। ये सच है। और सही मुसलमानों को, जैसा कि अभी मुझसे पहले जिन हजरात ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, लेकिन ये आतंकवादियों के सरगना इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम का को सही कंटेक्स्ट में मुसलमान समझ जाएं, इसलिए सही व्याख्या इसकी हो, हमें सही व्याख्या पहुंचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी एक चींटी को भी मारना इस्लाम में गुनाह है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका अमीरी गरीबी जुल्म से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे, एमबीबीएस है यार, उनके साथ क्या जुल्म हुआ था भाई? वो तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि जिन्ना जैसे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सत्ता में आने के लिए
इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अब राम मोहन भैया एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। मैं हर चैनल पे कहता हूं कि ईसाइयों में धर्म सुधार आंदोलन एक लंबा चला, हिंदुओं में एक धर्म सुधार आंदोलन लंबा चला, लेकिन आज भी मुसलमानों में जिस धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है वो नहीं हुआ। आज राम मोहन शर्मा भैया मैं कहूंगा कि यदि कोई हिंदू लड़का उर्वशी, रंभा और मेनका के नाम पर बम बांधकर फट जाए मुसलमानों के बीच में मस्जिद में, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कहेंगे मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कहां उर्वशी, रंभा, मेनका, वहां अप्सरा थोड़ी मिलेगी, ये यहां बम बांध के फटेगा। लेकिन एक मुसलमान लड़का जब ये गंदा काम करता है कि वहां 72 हूर मिलेगी, कई मुसलमान उसका सपोर्ट करते हैं, उसे शहीद बताते हैं, जबकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है और नए सिरे से समाज सुधार आंदोलन मुसलमानों मैं इस पे थोड़ा सा एक रिएक्शन चाहता हूं अनंत विजय जी का। अनंत विजय जी, दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। राधिका जी मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, लेकिन अनंत विजय, दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। ये वो देश है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को 100 बार सैल्यूट करने वाला देश है, उसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख बीच में आता ही नहीं है। लेकिन बुरहान वानी का सपोर्टर नहीं हो सकता ना देश। बुरहान वानी के सपोर्ट में जाने वाले जो लोग हैं और उधर खड़े होने वाले जो लोग हैं उनकी फेहरिस्त अलग है, और वो फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंक का कोई चेहरा नहीं है। राम मोहन जी, दो विचारधारा आपके स्क्रीन पर ही दिखाई दी। अतीकुर रहमान ने कितनी सुंदर बात कही, उनका एहतराम करना चाहिए पूरे देश को, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को। लेकिन मुझे आज आश्चर्य हो रहा है मौलाना साजिद रशीदी साहब को क्या हो गया है। वो इतने पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति हैं, आज आतंकवाद के परोक्ष समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो आज आतंकवाद को मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं कि कार खरीदी गई सलमान को आपने आतंकवादी करार दे दिया। आज वो हिंदू मुसलमान की सूची गिनाने बैठे। अरे शर्म आनी चाहिए साजिद रशीदी साहब आपको। आज ये दिन नहीं है, आज ये अवसर नहीं है। ये स्कोर किसी दिन और सेटल कर लीजिएगा, राजनीति कभी और कर लीजिएगा। आज तो आपके सामने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब ने जो मिसाल पेश की है, उनकी चिंता के मरकज में इस्लाम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, कवर फायर देते रहेंगे, तो आपके कौम के लोग तो मरेंगे, अन्य भारतीयों की भी मौत होती रहेगी, और आप लोग इसी तरह टीवी पर बैठ के उनको जस्टिफाई करते रहेंगे। प्रत्यक्ष न करें, परोक्ष रूप से आप कर रहे हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी की जो नेता थे अबू आजमी कैसी भाषा बोल रहे हैं, निर्दोष को बंद किया जा रहा है। ये निर्दोष है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, सिर्फ भारत के नहीं, इस्लाम के भी दुश्मन है। ऐसे जो आतंकवादी ऐसी जहनियत लेकर रोड पर, गंदी सोच लेकर रोड पर निकलते हैं, लोगों को मारते हैं और खुद अपनी जान देते हैं। नायद लारी खान इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नायद जी क्विक। शर्मा जी, नहीं देखिए शर्मा जी, एक बात समझने वाली है कि लाल किला जो है भारत की शान है, भारत की धरोहर है, और भारतवासियों को उस पर गर्व है। भारत की शान है लाल किला, और हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसी जगह जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल झंडारोहण करते हैं, ऐसी जगह विस्फोट होना जहां 12 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग मृतकों की तो कल पहचान हो गई, जिसमें लोकेश अग्रवाल, अशोक कुमार, मोहसिन, नोमान, जुम्मन, पंकज, दिनेश, अमर कटरिया, ऐसे आदि लोग शामिल थे। हम लोग तो इनके मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाए इसकी कामना कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का फेलियर है। आपका चैनल तमाम सवाल, अरे आप जरा बीच में इंटरप्ट ना करिए, आपका चैनल इतना सवाल उठा रहा है तो सबसे पहले आपको तो सवाल उठाना चाहिए सरकार पे कि कैसे इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, क्यों देशवासियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन ऐसे हमले हो रहे हैं, आए दिन बेगुनाहों की मौतें हो रही है, क्यों हो रही है मौतें? ऐसा सवाल अभी तक आपने नहीं उठाया। आपको चाहिए था, आपका चैनल बड़ा चैनल है, आपको चाहिए था ये सवाल सरकार से उठाते आप लोग। तो यही तो मैंने कहा, क्योंकि पिछली बार जब यही मैंने कहा जिसको आप संज्ञान में नहीं लेना चाह रहे। मैंने कहा कि अगर इतना गंभीर विषय है तो इसी गंभीर विषय पे बने रहे। किसने नहीं पूछा ये सवाल, और किसने सरकार के सामने ये सवाल नहीं रखा कि ये लापरवाही हुई तो हुई कैसे, दिल्ली में ये लापरवाही हुई तो हुई कैसे? हम लोग सवाल ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो सुनना बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ वहां खड़े हो जाएंगे जहां पर जांच एजेंसियां अपनी जान लगाए पड़ी हैं, भाई जान लगाए पड़ी हैं। वो 2 दिन से लगातार जो पकड़ रहे थे, जो 2 दिन से 3 दिन से लगातार अनंतनाग में रेड्स चल रही थी, उनकी तरफ भी तो इशारा जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। वो भी आपके बीच से निकले हुए गरीबों के बच्चे हैं जो सुरक्षा एजेंसियों में जवान के रूप में काम करते हैं। वो किसी अमीर घर से नहीं आते जो कमांडोज हैं बेचारे।
वो अपनी छाती खोलकर जाते हैं किसी के घर में, किसी के पास AK-47 निकल रहा है, किसी के पास बारूद। उनके लिए भी 4 शब्द होने चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिस गाड़ी की बात कर रहे थे और वो गाड़ी अब मिल गई है ग्राउंड जीरो पर। हम सीधे चलना चाहते हैं और ग्राउंड जीरो से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हम ये देखिए, हमारे साथ खंडावली हरियाणा से लाइव है कोमल जरा बताइए, वो गाड़ी मिल गई है जिसके बारे में एक फरीदाबाद पुलिस ने कहा था कि ये बहुत संदिग्ध कार है और इसमें भी कुछ ना कुछ संदिग्ध हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त ठीक फरीदाबाद के खंडावली गांव की है और मेरे पीछे पहले लोगों की संख्या आपको भारी नजर आ रही होगी। दूसरे तरफ अगर हम राम बात करें तो यहाँ पे पुलिस की भी संख्या है। गाड़ी नंबर की बात करें तो गाड़ी नंबर DL10CK 0458, इस गाड़ी की तलाश जो है लगातार पुलिस कर रही थी। लाल कलर की ये गाड़ी थी और अगर इस एरिया की बात करें तो देखिए पुलिस ने इस एरिया को फिलहाल कार्डन ऑफ कर दिया है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इसी खंडावली गाँव से पुलिस ने उस लाल कार जो है वो बरामद किया है, जिसकी तलाशी लगातार पुलिस कर रही थी। पुलिस की 5 टीमें उसकी तलाशी कर रही थी। चाहे बात दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी बॉर्डर्स की बात करें, पुलिस की 5 टीमें इसे लेकर के काम कर रही थी। और इसी एरिया से देखिए अगर अंदर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे ही जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अंदर ही वो गाड़ी है और ऐसे में भारी संख्या में अंदर पुलिस की भी जो टीमें हैं वो तैनात है और एक बार गाड़ी की भी जांच हो रही है। जानकारी ये मिल रही है कि गाड़ी जहाँ से मिली है वो उमर के फ्रेंड का फार्म हाउस भी बताया जा रहा है। और साफ तौर पर देखिए पुलिस को जो है पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि दूसरी गाड़ी भी होगी, यानी पहला एक्सप्लोजन I-20 गाड़ी में होता है और देखिए दूसरा पहला एक्सप्लोजन I-20 गाड़ी में और उसके बाद पता चलता है जब पुलिस जांच करती है, जांच में यही पता चलता है कि दूसरी गाड़ी भी उमर के पास थी। जब इस गाड़ी के डिटेल्स सामने आए, गाड़ी के डिटेल्स में जा करके जब RTO डिटेल्स निकाला गया तो उमर के नाम पर ही ये गाड़ी और फास्टैग रिचार्ज था। यहाँ पे बात करें खंडावली गाँव की तो देखिए जैसा कि पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है तो भारी संख्या में यहाँ पे आपको गांव वाले भी नजर आ रहे होंगे। एक तरफ गांव वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे इलाके को जो है कोमल आप लगातार नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन मैं सीधे चलना चाहता हूं, राधिका खेड़ा अपना पॉइंट रेज कर रही थी, उनकी तरफ मैं चलना चाहता हूं। राधिका जी, कि हमने पहले प्रॉब्लम को डिस्कस किया लेकिन अभी भी जो सवाल उठाने वाले हैं वो इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है, ये प्राइम मिनिस्टर का फेल्योर है, ये सरकार का फेल्योर है कि ये धमाका कैसे हो गया। राम जी, हमारी एजेंसी बहुत मेहनत से काम कर रही है और हमने एक बहुत बड़ा हमला फॉइल कर दिया है और उस आतंकवादी ने पैनिक में अपनी कार में ब्लास्ट कर दिया जिससे कैजुअलिटी हुई। लेकिन जिनकी जो मंशा थी उससे कहीं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसी भयावह घटना हो गई, शैतान आका शैतानी हमला। मैं इनके बीच में बोली थी राम, एक एक करके कर सकते हैं, एक एक करके आपका सवाल ही वहां गया है जिसका जवाब आ रहा है। जो 2 दिन से एग्जिट पोल का खेला खेल रहे हैं, ये पूरी डिबेट में एक मिनट, नायद लारी खान आपने अपना पॉइंट रेज कर दिया था, उसका जवाब मैं ले रहा हूं राधिका से। राधिका जी क्विक। मैंने जैसा बताया हमारी एजेंसी बड़े हमले को फॉइल किया है, उस टेररिस्ट ने अपनी कार ब्लास्ट कर दी। लेकिन यहाँ 2 बातें कही गई, एक जो फैज साहब ने कही और एक जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कही। उन्होंने मृतकों की लिस्ट पढ़ दी लेकिन एक बार भी उन्होंने उन आतंकियों के नाम नहीं लिए जिनकी लिस्ट मैंने गिराई है। प्रॉब्लम क्या है ना राम जी कि भारत में आतंक के लिए हमदर्द बने एक नई राजनीति चल रही है। आपको एक वोट बैंक से जुड़े हुए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, प्लीज इनको कंट्रोल करिए, मेरा टाइम लिया जा रहा है, प्लीज इनको म्यूट करिए, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे चिल्लाने नहीं आई हूँ, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इनको ये समझ नहीं आता है तो वो मेरी गलती नहीं है। 60 सेकंड्स में दूंगा, इसके बाद आपको 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट पूरा मैं आपको दूंगा, 1 मिनट राधिका जी को देता हूँ, 1 मिनट आपको दूंगा, प्लीज रुक जाइए वरना फिर आपके बारे में भी कोई इंटरप्ट करेगा तो रोक नहीं पाऊंगा, वो नैतिकता चली जाएगी फिर आपकी। 1 मिनट रुक जाइए, 60 सेकंड्स में राधिका आपको काउंटर कर रही है, 60 सेकंड फिर आपको दे दूंगा। अभी मैंने सजाए मौत की बात 1 मिनट जी, एक एक करके, ठीक है राधिका आपका टर्न, 60 सेकंड आपके, फिर हमदर्द आतंकवादियों साजियों के हमदर्द इसी तरीके से बीच में बोलते हैं और इसी तरीके से एक नई राजनीति कर रहे हैं उनकी हमदर्द बन के वोट बैंक के लिए। जब हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हैं, UAPA सख्त करते हैं, हजारों आतंकियों की साजिशें नाकाम होती है तो अपोजिशन क्या करती है? पुलवामा पे सबूत मांगती है, सर्जिकल स्ट्राइक पर शक करती है और आज दिल्ली धमाके पर आतंकियों की बजाय आतंकियों के लिए आके बैटिंग कर रही है। लेकिन एजेंसियों को कटघरे में रखा जा रहा है, वो एजेंसियां जो इतनी बड़ी घटना होने से रोक दी। ये नया इंडिया हिंदी गठबंधन ने
कर दिया है, जहाँ आतंकवादियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बयानबाजियों के जरिए और ऐसे प्रवक्ताओं के जरिए जो आपके चैनल पे बैठ के बोलते हैं। ये लगातार हर नागरिक पूछ रहा है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले ये पीड़ा ला रही है, ये पीड़ा का नेता के लिए रखिए, प्रधानमंत्री देते हैं जिम्मेदारी से मैं उनके साथ जो समझ नहीं रही है क्या मुद्दा है राजनीति में, इस महिला के साथ ऐसे नहीं चला सकते। ठीक है, एक मिनट। अब नायक जी, हालांकि आपने बहुत इंटरप्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी बात 60 सेकंड में रखें। करने का काम कर आपने 30 सेकंड्स गवा दिए इसी बात में। माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठकर भाजपा की प्रवक्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा संपूर्ण विपक्ष 140 करोड़ जनमानस सरकार के साथ खड़ा है आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने में, और ये माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को झुठला रही है, ये उनके खिलाफ बातें कर रही है, उनका अपमान कर रही है। माफी मांगी चैनल पर बैठकर, अन्यथा भाजपा अपने ऐसे मैडम जो टेररिस्ट का साथ देते हैं वो यहाँ पे आके मुझे ज्ञान मत दे और अपनी पार्टी को संभालिए। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं। उस लाल गाड़ी की हम जो जिक्र कर रहे थे उसकी तस्वीर देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देश के लोगों के लिए खतरा हो सकती थी ये वाली कार, और इसलिए हो सकती थी क्योंकि ये उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट कार है, लाल रंग की गाड़ी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दर्शकों के लिए और पूरे देश के लिए राहत की बात है कि ये कार बरामद करनी है फरीदाबाद की पुलिस ने, क्योंकि वो दो गाड़ियां थी, एक सफेद और दूसरी ये लाल रंग की कार। विक्रम सिंह जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले कोमल के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर। कोमल, जरा बताइए इसके डिटेल। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये वही DL10C के कार है जिसको अब बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद के खंडावली से इसकी बरामदगी हुई है, और यह कार मिलना राहत की बात है पूरे देश के लिए, क्योंकि इस कार को फास्टैग रिचार्ज किया था उमर नबी ने, इस कार को खरीदा था उमर नबी ने। ये कार अब बरामद हो चुकी है, और जहां से कार मिली है वहां से हम आपको लगातार लाइव रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, और यह भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो दूसरी कार थी जिसके बारे में एक डर लगा हुआ था कि ये कार कहां पर होगी और क्या इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है या कोई और इनकी यूनिट का, इनके मॉड्यूल नजर आ रही होगी। और विजुअल्स भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है लगातार देखिए, यहाँ पे विजुअल्स दिखा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। खंडावली गांव में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, और लगातार पुलिस की टीम जो है लगातार जो है तलाश में लगी हुई थी। पुलिस की 5 टीमें जो है तलाश कर रही थी कि आखिर जो है ये गाड़ी कहाँ पे है। पुलिस को ये जाँच के दौरान इस बात का पता लगा था कि i20 गाड़ी के साथ साथ जो है एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी है जो लाल कलर की है, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार उस लाल गाड़ी की तलाश कर रही थी। तलाशी के बाद फरीदाबाद के इसी खंडावली गांव से जो है ये गाड़ी की बरामदगी हुई है। हालांकि देखिए अभी भी जो यहाँ पे पुलिस जो है वो आपको नजर आ रही होगी, लेकिन साफ तौर पर बात करें तो यहाँ पे फॉरेंसिक की टीमों को भी यहाँ पे बुलाया गया है, और यहाँ पे लगातार देखिए तलाशी जो है अभी नहीं ली गई है। FSL और जांच एजेंसियां की टीम यहाँ पे लगातार पहुंच रही है, और यहाँ पे देखिए जो जानकारी मिल रही है करीब 2 से ढाई घंटे पहले जो है पुलिस को यहाँ पे पुलिस को एक टिप मिला था कि ये गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर हम अल्फासा यूनिवर्सिटी और इस दौज गांव की बात करें, वहां से जो है ये हार्डली 20 मिनट का ये रास्ता है। ऐसे में एक्सप्रेसवे से आप अंदर आएंगे तो वो रास्ता जो है पकड़ करके आप खंडावली गांव पहुंचते हैं, और फरीदाबाद का ये एरिया है। तो ऐसे में यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही थी, क्योंकि फरीदाबाद की बात करें तो पिछले 2 दिनों से फरीदाबाद में जिस तरह से फरीदाबाद पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है, आतंकी मॉड्यूल का जो है पर्दाफाश हुआ है। उमर की बात करें और जिस तरह से ये गाड़ी का डिटेल्स निकल करके सामने आया था, गाड़ी के RTO डिटेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें उमर नबी के नाम पर, और फास्टैग रिचार्ज की बात करें तो उसमें उमर नबी के जो है नाम पर जो है ये फास्टैग रिचार्ज भी हुआ था, और उसी के बाद जो है कनेक्शंस जो है वो पूरी तरह से जोड़े गए थे कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। उसके बाद पुलिस को जो है एक टिप मिलती है, उसी के अनुसार जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पुलिस खंडावली गांव पहुंचती है, और यहाँ पे जो है पुलिस जो है यहाँ पे पहुंचती है, और पुलिस यहाँ पे पुलिस को वो गाड़ी जो है वो मिली हुई नजर आती है। FSL की टीम का इंतजार हो रहा है। ये देखिए बहुत ही सुनसान इलाका है, एकदम गांव का ये इलाका है और पूरा ही सुनसान इलाका है। अगर अंदर की तरफ देखें, पुलिस ने इस पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है। थोड़े से अंदर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से दिखा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं सर। बस चाहेंगे क्या कार की अब तक तलाशी ली गई है?
या फिर वेट किया जा रहा है कि स्पेशलाइज्ड कोई टीम पहुंचे, कोई विशेषज्ञों की टीम पहुंचे, तब जांच की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर जांच की बात करें तो यहाँ पे अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है जांच एजेंसी और एफएसएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पे है, पूरे इलाके को जो है पुलिस ने कार्डन ऑफ कर दिया है, यानी इधर से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सर थोड़ा सा आगे नहीं आप प्लीज मिल गई प्लीज। क्या एफएसएल की टीम आई है? सर एफएसएल की टीम का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए पुलिस जो है वो बात नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो देखिए सर क्या एफएसएल की टीम का इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं, अफसर बताएंगे। सर अभी गाड़ी कितने दूर है यहाँ से, कितने देर से? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता जी। सर कितनी दूरी पे है? नहीं पता। कितने देर से है सर? आप साइड में चलो, यही नहीं पता। तो देखिए पुलिस जो है कुछ भी कहने से बच रही है, हालांकि गाड़ी जो है ऐसे के अंदर खड़ी हुई है, जो हमें जानकारी मिली है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अच्छा सर कब से है पुलिस? कार बरामद हो गई है और कार की तलाशी तब ली जाएगी, कार्गो चेक तब किया जाएगा जब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचेगी, विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंचेगी, क्योंकि संभावना यह भी हो सकती है, आशंका इस बात की भी है कि हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज संदिग्ध हो। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH